नमस्कार, इंडिया डिसाइड्स में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। मोदी सरकार के बजट में मिडिल क्लास इंडिया को तो खूब सारी सौगातें मिली, लेकिन देश की डोलती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बजट में कोई बड़ा प्लान नहीं दिखा। देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए मोदी जिन कड़वी दवाइयों की बात करते थे, उनकी जगह भी बजट में सिर्फ लोक लुभावन योजनाएं ही नजर आईं। कुल मिलाकर बजट में कोई नयापन नहीं दिखा। अब इसे मोदी सरकार की सियासी मजबूरी ही कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में मोदी लहर को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से ज्यादा जरूरी जनता जनार्दन को खुश करना था। मोदी सरकार के बजट में कुछ अलग नहीं था। बजट में जो बातें कही गई उस पर अगर गौर किया जाए तो वो काफी हद तक चिदम्बरम के अंतरिम बजट से मेल खाती हैं। साथ ही चुनावी मौसम को देखते हुए जेटली ने कोई भी कड़े कदम उठाने से परहेज किया, जो कि मोदी सरकार की सियासी मजबूरी की ओर इशारा करती है। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के वादे की उम्मीद लिए लोग बजट पर नजर लगाए हुए थे। बजट आ गया, लेकिन अच्छे दिनों की उम्मीद पूरी होने के बदले भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर पैदा हो रही शंकाएं और गहरा गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि कहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में इसलिए तो कड़े फैसले नहीं ले पाए क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। क्या सरकार की नीतियों पर एक बार फिर सियासी मजबूरी हावी हो गई? क्या सरकार आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक बार फिर बैकफुट पर चली गई है? जल्द ही हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। वहीं दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की संभावना है। शायद बड़े राज्यों में चुनावी मौसम को देखते हुए बजट में न तो विजन दिखा, न ही कड़े फैसले जो ये उम्मीद जगा सके कि आने वाले दिनों में भारत की डोल रही अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दरअसल वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों को तरजीह देने की कोशिश में अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए फैसले ले ही नहीं पाए। बजट से लोगों को उम्मीद थी कि कोई बड़ा विजन, बड़े रिफॉर्म्स और कुछ कड़े फैसले होंगे, लेकिन इसमें कोई बड़ा फिस्कल विजन नहीं था। टैक्स में छूट मिलने पर आम आदमी भले ही खुश हो रहे हो, लेकिन शेयर मार्केट बजट को सलामी नहीं दे सका। एक तरफ सरकार बार बार सरकारी खजाना खाली होने की दुहाई दे रही थी, लेकिन बजट में प्रोजेक्ट्स की झड़ी लगा दी गई और उनके लिए एक के बाद एक एलोकेशंस किए गए। टैक्स स्लैब में बदलाव करके आम लोगों को राहत देने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन ऐसे कदमों की वजह से करीब 15,000 करोड़ सरकारी खजाने से बाहर निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में जिन रिफॉर्म्स की बात कही गई थी, सरकार ने अधिकतर सुझावों से किनारा कर लिया। इकोनॉमिक सर्वे में जहां डायरेक्ट टैक्सेस को आसियान देशों के लेवल पर लाने का, ज्यादा अधिकारों से लैस FRBM एक्ट बनाए जाने का और सब्सिडाइज्ड गुड्स की जगह जरूरतमंदों के लिए फूड स्टैम्प्स और कैश ट्रांसफर का सिस्टम अपनाए जाने की बात कही गई थी, बजट में इससे जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया गया। डिफेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन इसे लीक से हटकर उठाया गया कदम नहीं माना जा सकता। चिदम्बरम ने जब फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 के लिए फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.1% पर रखने का टारगेट तय किया था, तो ज्यादातर एनालिस्ट ने पूरी तरह से कमतर आकलन करार दिया था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि GDP की तुलना में रेवेन्यू में तेजी से बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। रेवेन्यू और डेफिसिट मामले में चिदम्बरम के जिन अनुमानों पर सवाल उठाए गए थे, जेटली उन्हीं पर टिके रहे। जेटली ने फाइनेंशियल ईयर 2016-2017 तक फिस्कल डेफिसिट को GDP के 3% पर रोकने की बात कही, जो टारगेट चिदम्बरम ने भी रखा था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अरुण जेटली के बजट ने अच्छे दिनों की उम्मीद को झटका दे दिया है। बजट दरअसल एक अच्छे भाषण की तरह लग रहा है, जो आम जनता को खुश कर दे, ताकि आने वाले चुनावों में बीजेपी की लहर कायम रह सके। लेकिन इस कोशिश में मोदी के उन सपनों का क्या होगा जिसके जरिए वो भारत को नई पहचान दिलाना चाहते थे? मोदी के उन वादों का क्या होगा जिसकी बदौलत लोग अच्छे दिनों के सपने देख रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काफी पहलू है यहाँ पर जिन पर जानकारी हासिल करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। देहरादून से अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर VB चौरसिया हैं और लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक हैं JP शुक्ला जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। JP शुक्ला जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहती हूँ कि ये बात वित्त मंत्री की तरफ से कल कही गई जब उन्होंने अपना बजट
पेश किया वो ये कह रहे थे कि जो भी कदम, जो भी एक्शन हम उठा रहे हैं उसका असर दरअसल 3-4 साल बाद दिखेगा। लेकिन जब एक्शन ही स्ट्रांग नहीं उठाए गए अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, तो कहां से उसका जो नतीजा है वो 2-3-4 साल बाद नजर आएगा? श्वेता, अभी हमने तुम्हारी रिपोर्ट जो है उसको देखा जी। हमको उसमें ऐसे लगता है कि 2-3 बातों को नजरअंदाज किया गया है। हाँ, बताएं। पहली बात यह है कि अभी जो मानसून की क्या स्थिति है, इसके बारे में रिपोर्ट में ध्यान नहीं दिया। सरकार के सामने जो सबसे तत्काल जो चुनौती है वो मानसून की है कि खरीफ की फसल कैसी होगी, आगे जनता के सामने क्या समस्या होगी, और ये कीमतों को काबू रखने में वो कहां तक सरकार सफल होगी, कहां तक कीमतें बढ़ेंगी, इसके बारे में अभी सरकार को कुछ जेपी शुक्ला जी इसका जिक्र कल किया गया है। इसमें ये चिंता जता दी गई है बस कि भाई खराब मानसून भी हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इराक संकट भी हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है, समस्याएं हैं, इसलिए हम जो भी कर रहे हैं उसमें टाइम लगेगा। चिंता जता दी गई है अपनी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया। वही बात है। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि जो इराक में मौजूदा संकट है वो संकट कहां तक जाता है और तेल के दामों पर क्या असर पड़ता है, ये दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि जो सरकार के सामने भी 45 दिन है, तो एकदम से वो उलट पलट कर डिसीजन नहीं ले सकती, बजट बनाने में भी समय लगता है। लेकिन इतना संकेत जरूर दिया है जेटली ने, हो सकता है कि जैसी अपेक्षा कर रही थी इंडस्ट्री के लोग या बहुत से रिफॉर्म के फेवर में बोलने वाले लोग जैसी अपेक्षा कर रहे थे, उस तरह के डिसीजंस बजट में नहीं लिए गए हैं। लेकिन उसके लिए सरकार के सामने मेरे हिसाब से ये मजबूरियां भी हैं। और अगर एकाएक उन्होंने इस तरह के फैसले लिए होते, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़वी दवा की जरूरत है, अगर आज कड़वी दवा ले लिया होता और उसके बाद एकाएक मानसून फेल होने के बाद एकाएक दाम बढ़ने लगते या आम जनता की, खासतौर के गरीब लोगों के सामने समस्या पैदा हो जाती, तो फिर वो सरकार की आलोचना होती। इसलिए मुझको लग रहा है कि उनकी मंशा इस प्रकार की नहीं है कि आलोचना तो अभी भी हो रही है जेपी शुक्ला जी, क्योंकि ये बात कही गई है कि जिस तरीके से तमाम योजनाएं, तमाम चीजें की हैं, ऐसा नहीं है कि उससे अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिली है। उल्टा सरकारी खजाने से अगर देखें तो पैसा ही बाहर निकलेगा, आएगा कैसे? ये इसका जरिया सिर्फ पीपीपी मॉडल नजर आता है या तो सरकार को, या एफडीआई नजर आता है। वीबी चौरसिया जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। आऊंगी आपके पास जेपी शुक्ला जी, कि क्या ये समझा जाए कि बजट एक तरीके से, पूरी तरीके से उस तरीके से नजर आ रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जो जनता है वो भाग ना जाए, जहां जहां विधानसभा चुनाव है कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए, इसलिए कड़े कदम नहीं लिए गए? जी, मैं ये भी है, पहले भी कह चुका था कि जी, हेलो जी, मैं कल भी अपने बजट डिस्कशन में इस बात को कंसीडर कर चुका हूं कि जब भी इकोनॉमिक सर्वे आया था तभी ये स्पष्ट होने लगा था कि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसमें बहुत बड़े अनाउंसमेंट करने की पोजीशन में सरकार नहीं होगी। हाँ, थोड़ा बहुत वो फेरबदल जरूर कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो जो चिदम्बरम का अंतरिम बजट था वो केवल कुछ महीनों के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण नहीं था, बल्कि उसमें उस फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने रोड मैप दे दिया हुआ था कि 2014-15 में, जैसा कि वो उम्मीद भी कर रहे थे कि शायद उनकी यूपीए की सरकार वापस आ जाएगी, तो जो अंतरिम बजट वो प्रस्तुत कर रहे हैं उसी के आगे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि जो जनता का मूड था वो उनके अगेंस्ट था, इसलिए उनकी जगह बीजेपी की मेजॉरिटी में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में एक सरकार आई। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने के बाद बीजेपी के पास भी या यूं कहें कि वित्त मंत्री जी के पास भी ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं थे। इसलिए जो चिदम्बरम जी ने अपने अंतरिम बजट में प्रोविजन किए थे, आप देखिए मोर और लेस उन्हीं के ऊपर आगे उन्होंने अपना काम किया हुआ है। और दूसरी बात, जैसा आप कह रहे हैं कि ये जरूर कोई भी गवर्नमेंट अगर बजट तैयार करती है तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखती है। पहली चीज तो ये होती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके बिहाफ पे जो कमिंग ईयर है उसके लिए इनकम और एक्सपेंडिचर के वो अपने प्रोविजन या एस्टिमेट्स तैयार करती है। और दूसरी तरफ वो ये भी देखती है कि जो वो बजट देने जा रही है जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसकी वजह से कहीं उसको पॉलिटिकल गेन होने की बजाय लॉस न हो जाए। तो ये स्पष्ट सी बात है कि चूंकि
नजदीक में चुनाव थे और बड़े स्टेट्स में चुनाव हैं जहां पर बीजेपी चाहेगी कि उसकी सरकार है, इसलिए उन्होंने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया है जिससे ये कहा जाए कि उन्होंने वित्तीय स्थिति को या नहीं, ये तो बात कल कहीं भी गई वित्त मंत्री की तरफ से कि हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है कि जिससे लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ जाए। लेकिन लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो जब हम जेपी शुक्ला जी आपसे सवाल है, जब रेल किराया बढ़ाया गया तो कहा गया मजबूरियां हैं, जब चीनी के दाम बढ़े तब कहा गया मजबूरियां हैं, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तब कहा गया कि कड़े कदम उठाने हैं अगर आपको अर्थव्यवस्था को अच्छा करना है। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि बहुत सारी मजबूरियां हैं, हमें कड़े कदम उठाने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, दूसरी तरफ आप झड़ी लगा देते हैं प्रोजेक्ट्स की और टैक्स स्लैब में चेंजेस कर देते हैं जिससे सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए अपने कोष से देने पड़ेंगे। अरेंजमेंट क्या सिर्फ पीपीपी मॉडल के जरिए और एफडीआई के जरिए ही हो सकता है, जो एक जरिया बताया गया सरकार की तरफ से पैसे लाने का? कैसे हो पाएगा? देश कैसे चल पाएगा ऐसे? ऐसा है श्वेता, अगर ये बातें वो कहना एक बात है, अगर उसका कोई अल्टरनेटिव कोई सजेस्ट करे तो बात और होती है। देखो अभी इस सरकार को है 45 दिन हुए और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बीत चुके हैं। तो एक प्रकार से ये बजट जो है 8 महीने का है, 8 महीने में भी 2-3 महीने सब प्रक्रिया में डूब जाएंगे तो 4-5 महीने इनके पास बचेंगे। इस बीच में ये जो चुनाव आने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के कारण इन्होंने लोक लुभावन उसमें योजनाएं नहीं दी हैं या लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं की है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी सरकार करेगी और ये स्पष्ट है कि इन्होंने जिस प्रकार से रेलवे के बजट में महाराष्ट्र में बंबई के लिए गाड़ियां दी या कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधाएं दी, वो ये बात जरूर दिखाता है कि जो है जो चुनाव आ रहे हैं वो उसके बारे में इनके निगाह में वो चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखो तो जहां पर चुनाव नहीं है वहां के लिए भी बहुत सारे IIM इन्होंने दिए हैं, IIT दिए हैं, सारा एक ही बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी जो आलोचना देखो दाम के फ्रंट पे होती है, सारा मीडिया चिल्लाने लगता है कि अगर आज प्याज का दाम 60 रुपया 70 रुपया चले जाए तो तुम्हारे चैनल में भी बाकी कोई बात नहीं आएगी, भाई एक ही बात रहेगी कि प्याज का दाम यहां से वहां चलेगा, 2-3 घंटे इसी पर डिबेट होगी। तो ये एक सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ये बात सही है कि एक लोक लुभावन भी है एक सीमा तक, मगर लोक लुभावन रखना ही एकमात्र कारण नहीं है। सरकार के सामने कुछ असमंजस भी है। वो सबसे बड़ा असमंजस मेरे दृष्टि में जो है ये मानसून का ही है और उसके बाद ये इराक का जो संकट है। नहीं, लेकिन मानसून अगर है सरकार को कह रही है खाद्यान्न तो इतना है हमारे पास, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उस स्थितियों से निपटने को तैयार हैं। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर सीधा सीधा ये उठ जाता है, ये डॉक्टर वीबी चौरसिया साहब आपसे सवाल मैं करना चाहती हूँ। आप जिस यूपीए सरकार की विजन की आप बात कर रहे थे सरकार बनने से पहले, ये कह रहे थे कि नहीं कोई पॉलिसी नहीं की गई, इकोनॉमी रिफॉर्म के लिए कुछ नहीं किया गया। दरअसल आपकी जब सरकार बनी तो बजट में तो तमाम चीजें वही लागू कर दी गई जो पूर्व की सरकार की थी। तो एक तरफ तो आप आलोचनाएं करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं कि उस समय जब विपक्ष में थे बीजेपी गवर्नमेंट तो उस समय वो उन उपायों की आलोचना कर रहे थे जो कि रूलिंग पार्टी के द्वारा लाए गए थे। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया है कि जो प्रेजेंट सिनारियो है, इकोनॉमिक सिनारियो है, उसमें जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो पी चिदम्बरम ने अपने अंतरिम बजट में ही करने की कोशिश की थी। तो नेचुरल सी बात है कि उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जिसको ये लगे कि नहीं ये बीजेपी के द्वारा या जेटली के द्वारा तैयार किया गया एक बजट है, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन्होंने इतने ज्यादा अनाउंसमेंट्स किए हुए हैं, चाहे वो उसमें जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो थोड़ा रहा हो, लेकिन उन्होंने लगभग हर सेक्टर को और हर सेगमेंट को टच करने की कोशिश की है और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करने की कोशिश की है। तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट टैक्सेशन में जो इन्होंने रिलीफ दी है उससे थोड़ा सा इनको जो लॉस होने वाला है उसको रिकवरी करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज करके उसको रिकवर करने की कोशिश की गई है बजट में। लेकिन फिर भी जो मेन इनकी रिलाई होगी
रिसोर्स के रेफरेंस में, वो दो बातों पर होगी। एक तो ये इन्होंने लिया है कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ रेट 5.4 to 5.9 रहती है और उसके कारण जो टैक्स रिवेन्यू में इंक्रीज होगा वो 19.7% या उससे भी ज्यादा होने की अगर उम्मीद लगाए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो ये टैक्स कंसेशन से जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने की पोजीशन में आएंगे। अदरवाइज उनके पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है जिससे कि वो जितने इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो कि सभी सेक्टर्स के लिए और सभी लोगों के लिए फायदा पहुंचाने वाले दिख रहे हैं, उनको पूरा कर पाएगी। क्या मोदी सरकार की राजनीतिक मजबूरियां रहीं जो एक तरीके से कड़े और कठोर कदम की जो बात करते थे अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए, वो नजर नहीं आए? लोक लुभावन तो जरूर योजनाओं का ऐलान कर दिया गया, लेकिन साथ में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था, जो विजन होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर वीबी चौरसिया हैं, लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक जेपी शुक्ला जी हैं। जेपी शुक्ला जी, एक सवाल मैंने ब्रेक से पहले किया था कि जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा वक्त नहीं है सरकार के पास जवाब देने के लिए भी कि जो कड़े कदम की बात वो कर रही थी वो तो उठाए नहीं, जो लोक लुभावन बातें बजट में की गई हैं उनको पूरा भी करना पड़ेगा। ऐसे में आपको लगता है जो बातें, जो योजनाएं की गई हैं, दरअसल इनका जवाब एक तरीके से बहुत आसानी से दे पाएगी सरकार 8 महीने के बाद? बात यह है श्वेता कि जैसे कि सरकार ने स्पष्ट भी किया है और हमने भी बहुत सारे बजट देखे हैं। बजट में जो योजनाओं के लिए जो कुछ भी प्रोविजन किया जाता है वो एक्चुअल नहीं होता। बहुत सी चीजों में वो टोकन अलॉटमेंट होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने एक आईआईटी के लिए एक बजट बनाया और उसमें कम पैसे दिए, तो जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो ये भी है कि 8 महीने में आईआईटी बन करके तैयार नहीं हो जाएगा। पहले स्टेज में जमीन ली जाएगी, उसका मैप बनेगा, तो ये स्टैगर करके कई सालों तक चलेगा। और एक योजना में टोटल जितना पैसा खर्चा होगा, अगर हम ये मान करके चलें कि वो सारा पैसा इसी साल के बजट में जाना चाहिए, तो ये जो कहना है वो तुम्हारा सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में ये टोकन ग्रांट्स बहुत सी चीजों के लिए होती हैं। कई दफा हमने ऐसे भी देखा है 1 रुपए की टोकन ग्रांट होती है एक योजना के लिए, जो कि सरकार जल्दी जल्दी में वो बजट में इंक्लूड कर लेती है, और 1 रुपए की टोकन ग्रांट में करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से एक जगह से दूसरी जगह पैसे जाते हैं। तो वो क्या ये जवाब दे पाएंगे, क्या जवाब नहीं दे पाएंगे, ये तो डिपेंड करेगा कि इन्होंने क्या किया। अच्छा, आईआईटी का आपने जिक्र किया, मैं एक और चीज यहाँ पे आप समझना चाहती हूँ जेपी शुक्ला जी, कि अगर हम पूर्व की सरकार की बात करें तो पूर्व की सरकार ने भी 2009 में कई जगह पे आईआईटी की बात की थी, लेकिन स्थिति ये है कि वो शुरू ही नहीं हो पाए, क्योंकि कई जगह तो आर्थिक स्थिति खराब है, कई जगह फैकल्टी नहीं मिल रही है, तो कई जगह फीस इसीलिए बढ़ा दी गई क्योंकि जो फाइनेंशियल एक तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए था वो वहां पर मामला बन नहीं पाया। ऐसे में जब वो पुरानी अभी आईआईटी नहीं शुरू हो पाई, तो नई आईआईटी को लेकर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? ये बात सही है, ये तो अब देखा जाएगा, ये साल खत्म होगा जब अगला बजट लेकर के आएंगे। लेकिन अब जैसे ये बात जरूर है कि ये 45 दिन का समय नाकाफी है, ये अपर्याप्त है इनको आंकने के लिए। ये बात जरूर है कि अब जो बचा हुआ साल का समय है उसमें स्क्रूटनी ज्यादा माइन्यूट होगी, और इन्होंने क्या सफलता पाई, क्या सफलता नहीं पाई, उसका आकलन होगा। लेकिन एडवांस में जो उसके बारे में शंका जाहिर करना, बेनिफिट ऑफ डाउट तो किसी को भी दिया जा सकता है और सरकार को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी समय है। और ये क्या करेंगे मैं नहीं कहता ये सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जहां पर हम जिस बारे में हम स्पष्टता कुछ नहीं कह सकते, उसमें हम अपना जो है फैसला सुनाना भी ठीक नहीं है। नहीं, आप फैसला तो इसलिए नहीं हो सकता जेपी शुक्ला जी, क्योंकि फैसला तो जनता ने सुना दिया अपना कि आखिर वो क्या कर सकती है और जनता के हाथ में क्या था। सवाल यही है कि जो जनादेश लोगों ने दिया, प्रचंड जनादेश लोगों ने दिया, वो सिर्फ और सिर्फ उन बातों के जरिए ही दिया गया था जो बातें उनको कही गई थी कि हकीकत में ऐसा हो जाएगा, उस पर यकीन किया गया था। इसलिए सवाल तो यही उठता है कि उन बातों का दरअसल क्या होगा, क्योंकि उन्हीं वादों पर सवार होकर तो सरकार आई है। वीबी चौरसिया साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक बात लोगों के जरिए ये कह दी गई कि नहीं, लोगों का पूरा ध्यान रखा गया, मिडिल क्लास का पूरा ध्यान रखा गया, सारी चीजों का ध्यान रखा गया, लेकिन यही सरकार अगर कीमतों को आगे बढ़ा देती है दाम, तो यही सरकार रोएगी कि नहीं हमारी तो बहुत मजबूरियां हैं इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो क्या ये समझे कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ ले लो, इस पॉलिसी पे आगे बढ़ा जा रहा है?
बिल्कुल जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इन्होंने जो रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू जनरेशन का जो एस्टिमेट किया है वो बहुत हायर साइड पे किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी 3 महीने गुजर चुके हैं और 3 महीने में जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है, टैक्स रेवेन्यू की जो ग्रोथ रही है वो 7 to 8% के आसपास रही है और इन्होंने पूरे फिजिकल के लिए 19.7% एस्टिमेट की हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में बचे हुए जो 9 महीने हैं तो उसमें 19.7% तो अचीव ही करना है, साथ में जो ऑलरेडी 3 महीने निकल चुके हैं उनमें जो ग्रोथ रेट कम रही है उसको भी रिकवर करना होगा। और दूसरी तरफ अभी आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आया, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इतनी भी ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो टारगेट जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि हमारा रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है टैक्सेशन के थ्रू वो इसके द्वारा फुलफिल हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता। और ऐसी सिचुएशन में जो इनका फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 4.1% का और लास्ट में जाकर के 2016-17 में 3.6% अचीव करने का वो शायद प्राप्त। अच्छा बीपी चौरसिया जी, ऐसे नहीं लगता जल्दबाजी कर दी गई कुछ भी चीज का अनाउंसमेंट करने को लेकर? ये चीजें थोड़ी रुककर भी हो सकती थी लेकिन जल्दबाजी कर दी गई इस बार। अब इसको जल्दबाजी कहें या सरकार की अपनी पॉलिसी कहें कि वो पहले से ही ये अपना एक मूड सेट करना चाह रहे होंगे पब्लिक के सामने कि हमने जो इलेक्शन के पहले कमिटमेंट किए हैं हम उस कमिटमेंट के बेसिस पे ही आगे बढ़ेंगे। और उनको ये भी पता है कि उनको चूंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली हुई है और उनकी सरकार 5 साल तक चलने वाली है, तो उन्होंने ये प्रोविजंस इस साल थोड़ा, मैंने पहले भी बताया है कि हर सेगमेंट को चेक किया, उन्होंने टच किया है और उस पर थोड़ा थोड़ा एक्सपेंडिचर करने की बिल्कुल। अब देखना यही होगा कि आखिर लोगों का तो यही सोचना है कि कम से कम उन्हें तो राहत मिल जाए। टैक्स स्लैब में चेंजेस करके तो थोड़ी बहुत राहत दे दी गई, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि महंगाई बढ़कर उनके सर पे सवार हो जाए और जो टैक्स से बचत होने वाली थी दरअसल उससे ज्यादा ही पैसा खर्च हो जाए। जरूर एक आम आदमी सीधे तौर पर जुड़ा होता है इन चीजों से और वो यही चाहता है कि कम से कम बोझ उसकी जेब पर पड़े। आप दोनों ही खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेट साइट्स में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।